नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कम्युनिटी शो। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं संजीव चोपड़ा साहब, फूड सेक्रेटरी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। और महंगाई पर चूंकि आप लोग लगातार एक्शन के मूड में हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, महंगाई को लेकर। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, आगे बड़े त्यौहार हैं, दीपावली का त्यौहार है, दुर्गा पूजा है। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या त्योहारों पर महंगाई काबू में रहेगी, तो आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। आने वाले जो फेस्टिव सीजन है उसमें सरकार नज़र बनाए हुए है दामों पर। खाद्य तेल और खाद्य सामग्री की जो चीज़ें हैं उसमें पहले मैं अगर बात करूं चीनी की, तो चीनी के विषय में काफ़ी अफवाहें फैल रही हैं कि बहुत कम प्रोडक्शन है, स्टॉक्स भी बहुत कम हैं और उसके चलते कुछ जो तत्व हैं कुछ फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में प्राइस बढ़ाकर। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज की तारीख में हमारे देश में करीबन 83 लाख टन चीनी का स्टॉक उपलब्ध है और ये 3.5 महीने की खपत के बराबर है। तो इसका मतलब कि आज भी हमारे पास 3.5 महीने की रिक्वायरमेंट उपलब्ध है। और आप जानते हैं कि अगले महीने में क्रशिंग शुरू होगी और नई सीज़न की चीनी भी आनी शुरू हो जाएगी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश में चीनी के विषय में कोई ऐसी रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट नहीं की जानी चाहिए कि हमारे पास शॉर्टेज है या स्टॉक्स कम हैं। और इसीलिए हमने चीनी की मिलों को भी ये कहा है कि वो अपना किन ट्रेडर्स को, किन होलसेलर्स को उन्होंने अपना स्टॉक बेचा है, उसकी जानकारी भी हमको दें, जिससे हम देख सकें कि अगर कोई एलिमेंट दामों में कुछ आर्टिफिशियल स्कैरसिटी लाना या कुछ उसको मैनिपुलेशन करने की कोशिश करें, तो उस पे हम उचित कार्रवाई कर सकें। दूसरी बात करें तो गेहूँ की। गेहूँ में हमने देखा कि पिछले 1 महीने में एनसीडीएक्स में स्पॉट प्राइसेस में करीबन 4% की बढ़ोतरी आई है और गेहूँ भी हमारे देश में पर्याप्त है। ये विभिन्न लेवल्स में बताया जा चुका है कि अगर हम आज का स्टॉक देखें तो करीबन 255 लाख टन का गेहूँ का स्टॉक देश में है। और हमारा जो नॉर्म्स रहते हैं 1 अक्टूबर में कितना हमको कम से कम मेंटेन करना चाहिए, वो है करीबन 205 लाख टन। तो करीबन 50 लाख टन अधिक मात्रा में हमारे पास गेहूँ उपलब्ध है। और अगर हम इसका अनुमान लगाएँ कि 1 अप्रैल 2024 को क्या स्थिति होगी हमारे स्टॉक की, गेहूँ के स्टॉक्स की, तो उसमें हम देखते हैं कि जितनी खपत होगी आने वाले 6 महीनों में और जितना हमारा स्टॉकिंग नॉर्म है 75 लाख टन का 1 अप्रैल को, उसको हम अगर निकाल दें तब भी हमारे पास करीबन 87 लाख टन का स्टॉक है जो कि सरप्लस है, ओवर एंड अबव कंजम्पशन एंड ओवर एंड अबव द स्टॉकिंग नॉर्म्स। तो 87 लाख टन हम कभी भी चाहें, अभी हम कर भी रहे हैं, आप जानते हैं। ओपन मार्केट सेल्स के ज़रिए हम मार्केट में जो उपभोक्ता हैं, उनको सप्लाई करने के लिए ट्रेडर्स, होलसेलर्स के ज़रिए या प्रोसेसर्स के ज़रिए हम इसको रिलीज़ कर सकते हैं। अभी भी हमने निर्णय लिया है कि प्रोसेसर्स के ज़रिए जो एंड यूज़र्स हैं, उनको हम सप्लाई करें। तो करीबन 16 लाख टन हम ऑलरेडी डिस्पोज़ कर चुके हैं और आगे वाले दिनों में देखेंगे कि अगर ज़रूरत पड़े तो और अग्रेसिवली हम ओएमएसएस कर सकते हैं, जिससे कि मार्केट में गेहूँ की अवेलेबिलिटी बढ़े और प्राइसेस नियंत्रण में रहें। ये आपने बहुत डिटेल में और बताया। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर। लेकिन मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने गेहूँ और चीनी को लेकर बहुत डिटेल जानकारी दी, और इसलिए जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके लिए पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको ऑथेंटिक सोर्स से ये जानकारी मिल पा रही है कि गेहूँ की सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और चीनी के मोर्चे पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप अफ़वाहों के ज़रिए कोई खबर आप तक पहुँचती है, तो उसके ऊपर यकीन ना करें। गेहूँ और चीनी की सप्लाई पर्याप्त है। ये खुद हमारे साथ इस वक्त खाद्य सचिव जुड़े हुए हैं और वो आपको ये बात कह रहे हैं। लेकिन एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब गेहूँ की सप्लाई पर्याप्त है, तो चीनी के बारे में तो आपने बता दिया कि कुछ अफ़वाहों के ज़रिए दाम बढ़ाने की कोशिश की गई। गेहूँ में क्या हुआ सर? गेहूँ के दाम भी 4% बढ़े हैं करीब 1 महीने में, और अगर स्टॉक पर्याप्त है तो गेहूँ के दाम फिर क्यों बढ़े? तो वही बात है कि कई लोग इसमें आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके चलते आपको ज्ञात होगा कि हमने पिछले जून के महीने में हमने स्टॉक लिमिट्स भी लगाई थी और एक्सपोर्ट तो पिछले 2022 में हमने एक्सपोर्ट्स को बैन भी किया हुआ है, वीट का एक्सपोर्ट्स।
और व्हीट स्टॉक लिमिट जो हमने लगाई थी जून के महीने में, उसमें हमने कहा था कि जो ट्रेडर्स हैं, होलसेलर्स हैं या बिग चेन रिटेलर्स हैं, उनको 3000 टन का स्टॉक लिमिट में लिमिट हमने उनको तय की थी। तो 3 महीने उसके बाद हो चुके हैं, जून से अब सितंबर के महीने में हम हैं और 6 महीने रहते हैं करीबन हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के। तो ये जो प्राइस राइज़ को देखते हुए और ये देखते हुए कि 3 महीने निकल चुके हैं, 3000 टन जो स्टॉक लिमिट हमने करी थी, तो उस कारण से हमने आज इस लिमिट में कुछ कमी की है और 3000 टन के बदले अब 2000 टन की लिमिट रखी गई है गेहूँ के स्टॉक को होल्ड करने के लिए होलसेलर, बिग चेन रिटेलर्स और ट्रेडर्स के पास। और हम उनको 1 महीने का समय दे रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अपना जो स्टॉक है वो 2000 टन के अंदर लेके आएँ और अगर इसमें कोई हम देखते हैं कोई नेग्लिजेंस है या कोई इसमें इसको वायलेशन कर रहा है, तो उसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारी जाकर भी जो गेहूँ की आटे की मिलें हैं, वहाँ जाके भी चेक कर रहे हैं कि जो उनका स्टॉक है, वो कितना है, जो वो एफसीआई से ले रहे हैं और उसके अलावा जो ट्रेडर्स और होलसेलर्स अपने पास स्टॉक बनाए रखे हैं, उसमें भी वो उसको लिमिट में मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, उसकी चेकिंग भी अभी चल रही है पूरे देश में। बहुत अच्छी बात सर आपने कही। एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मार्केट में बहुत चर्चा है कि गेहूं की किल्लत हो गई है, सरकार इंपोर्ट भी अलाउ कर सकती है। तो इंपोर्ट शुरू करने या गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने, इसको लेकर के क्या कोई प्रपोजल है आप लोगों के पास? मैंने आपको बताया कि गेहूँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और हमारी कंजम्पशन के बाद और स्टॉकिंग नॉर्म्स के बाद भी 1 अप्रैल 2024 में 87 लाख टन सरप्लस है। तो जब हमारे पास सरप्लस गेहूँ उपलब्ध है, तो अभी इंपोर्ट करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। भी इंपोर्ट का कोई प्रस्ताव नहीं है, ये बात भी आपने बहुत क्लियर कर दी सर। अब एक सवाल मैं चावल पर पूछना चाहता हूँ आपसे। चावल की डिमांड सप्लाई की क्या स्थिति है इस वक्त, और क्या चावल की महंगाई पर भी अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है? चावल के दाम करीबन 10% बढ़े हैं 1 साल में और चावल को भी हम ओपन मार्केट सेल्स के ज़रिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं मार्केट में। हम्म। लेकिन जो चावल की विभिन्न क्वालिटीज़ रहती हैं, जो एफसीआई की क्वालिटी का चावल है, वो हम देख रहे हैं कि उसकी ज़्यादा डिमांड नहीं हो रही है मार्केट में और उसकी जो ऑफ-टेक है वो कम है हमारी अपेक्षा के अनुसार। तो इसी के चलते जो नॉन बासमती चावल है और जो पारबॉइल्ड राइस है, उसमें कुछ प्रतिबंध सरकार ने लगाए हैं उसके निर्यात पर। तो पारबॉइल्ड राइस के ऊपर 20% की ड्यूटी लगाई गई है उसके एक्सपोर्ट्स पर और नॉन बासमती चावल के ऊपर बैन लगाया गया है और बासमती पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो इसके चलते जो हमारी दाम में काफ़ी निरंतर हमारी जो बढ़ोतरी हो रही थी चावल के दामों में, वो अब कुछ कम हुई है और हम आशा करते हैं कि आने वाले महीनों में ये दाम नियंत्रण में रहेंगे और आप जानते हैं अगले महीने नई हार्वेस्ट के बाद नया चावल, नए सीज़न का चावल भी आना शुरू हो जाएगा। तो हमारा अनुमान है कि चावल में भी अब कोई ज़्यादा बढ़ोतरी, चावल के दामों में अब कोई बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि चावल के दाम भी अभी नहीं बढ़ने वाले हैं। एक सवाल सर आपसे ये है मेरा कि चावल के प्रोडक्शन को लेकर क्या इनपुट है आप लोगों के पास? क्योंकि अगस्त का महीना 122 सालों में सबसे ज़्यादा खराब रहा है मानसून के लिहाज से। सितंबर में उम्मीद है नॉर्मल मानसून की आईएमडी ने जताई है, लेकिन बहुत खास कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अभी भी चिंता बनी हुई है। तो धान की क्रॉप को लेकर, उत्पादन को लेकर क्या अपडेटेड इनपुट है सर आपके पास? हमारे जो मेन एरियाज हैं राइस के, वहाँ से जो खबर आ रही है कि क्रॉप अच्छी है। हरियाणा में आपने देखा ही होगा कि ऑलरेडी परमल वैरायटी आनी शुरू हो गई है मार्केट में, मंडियों में। और पहला एस्टिमेट जो होगा, पहला एडवांस एस्टिमेट कृषि मंत्रालय का, वो अक्टूबर के महीने में आएगा। तो उससे हमको ज़्यादा सटीक जानकारी मिल पाएगी कि कितना प्रोडक्शन की उम्मीद है। लेकिन अभी जितनी जानकारी हमारे पास है, कोई ऐसा पैनिक की बात नहीं है, कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं है कि स्टॉक्स या हमारी प्रोडक्शन इतनी कम हो जाएगी कि हमें कुछ चिंता करनी पड़े। तो कुछ मार्जिनल इधर-उधर कुछ हो सकता है, बट ऑन द होल द क्रॉप इज़ वेरी गुड एंड द प्रोडक्शन इज़ आल्सो लाइक्स टू बी वेरी सैटिस्फैक्टरी। धान का प्रोडक्शन भी अच्छा है, आप कह रहे हैं कि उत्पादन भी अच्छा होने की उम्मीद है। एडिबल ऑयल को लेकर के मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड एडिबल ऑयल का इंपोर्ट हो सकता है। ये आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर को छू सकता है, और जो हमारी खपत है उसका ऑलमोस्ट 70% हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को ड्यूटी इस वक्त थोड़ी बढ़ानी चाहिए,
इसको लेकर कुछ विचार चल रहा है सर, एडेबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव का? इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। जो आपने बताया स्टॉक्स या इंपोर्ट्स की बात आपने कही, तो वो ठीक बात है। पिछले 2 महीने में हमने देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य थे खाद्य तेलों के, उसमें रिकॉर्ड गिरावट आई थी और उसके चलते हमारे जो एडिबल ऑयल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने काफ़ी मात्रा में इसका इंपोर्ट किया है और उसके चलते जो स्टॉक्स हैं आज खाद्य तेलों के हमारे देश में, वो करीबन 37 से 38 लाख टन हैं, जो कि इसी समय पिछले साल देखें तो करीबन 23 लाख टन थे। तो हमारे पास अब स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है और मेरी आशा है कि अगले कुछ महीनों में मूल्य जो है खाद्य तेलों के, वो नियंत्रण में रहेंगे। आप कह रहे हैं एडेबल ऑयल के दाम भी नियंत्रण में रहेंगे और आपने कहा कि होर्डर के ऊपर कार्रवाई होगी। क्या एक्शन प्लान है सर होर्डिंग को लेकर? अगर कोई इनपुट आपके पास आता है कि हाँ जमाखोरी हो रही है किसी भी कमोडिटी की, तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? उसमें जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसमें जो प्रावधान है सेक्शन 6 और 7 में, उसके अंतर्गत जो कोई जमाखोरी कर रहा हो या जो कोई होर्डिंग कर रहा हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और की भी जा रही है। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा हमारे जितने ट्रेडर्स हैं पूरे देश में, कि होर्डिंग मत करें, क्योंकि इसके चलते ना केवल उपभोक्ताओं को दिक्कत होती है, बट उन्हें भी इस केस के चलते आगे आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये चीनी कंपनियों पर आपने कहा कि अफवाहों का बाजार गर्म करके दाम बढ़ाने की कोशिश हुई। आपने डिटेल मांगे हैं, कुछ डिटेल आए हैं सर आपके पास? और अगर आए हैं तो क्या है उसमें, क्या इनपुट है? अ, आपका प्रश्न मैं सुन नहीं पाया। सर चीनी कंपनियों को लेकर आपने कहा कि चीनी की कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं, तो उसमें बेसिकली आपने कहा कि अफवाहों का मार्केट गर्म किया गया दाम बढ़ाने के लिए और आपने चीनी मिलों से डिटेल भी मांगा है। तो क्या कुछ डिटेल आए हैं आपके पास और अगर आए हैं तो क्या डिटेल आए हैं? नहीं, डिटेल अभी आए हैं, हमने उनको टाइम दिया था, डिटेल अभी आ रहे हैं और डिटेल आने के बाद हम उसको कंपाइल करके भी देखेंगे। इसका जो कारण वही है जो आपने भी बताया कि अगस्त के महीने में बारिश कम हुई थी, उसके चलते ये बात हुई कि बहुत कम हमारी चीनी की प्रोडक्शन होगी इस बार और इसके चलते बहुत दिक्कत होगी, बहुत शॉर्टेजेस होंगी। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है देश में चीनी की, वो करीबन 380 से 400 लाख टन की रहती है। उसके बाद हम कुछ उसमें डाइवर्ट करते हैं एथेनॉल के लिए, जो कि करीबन आप 40 से 50 लाख टन की डाइवर्जन लगा लीजिए एथेनॉल के लिए। और हमारी देश की जो टोटल खपत है, वो करीबन 275 लाख टन। तो जब हमारी प्रोडक्शन है 380 से 400 लाख टन और हमारी खपत है 275 से 280 लाख टन, तो कोई भी शॉर्टेज होने की संभावना ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ये जो मैंने आपको आंकड़े दिए, उससे स्पष्ट होना जाना चाहिए कि कोई खपत जितनी हमारी है, उसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कोई दिक्कत आने वाले दिनों में संभावना नहीं है। कह रहे हैं कि चीनी की कोई शॉर्टेज नहीं है, डिमांड के मुकाबले सप्लाई पर्याप्त है, मतलब जितनी हमारी खपत है उसके मुकाबले चीनी का स्टॉक ज़्यादा है। तो एक बात चीनी मिलों के जहन में भी घूम रहा है सर कि क्या ऐसे में कुछ एक्सपोर्ट का परमिशन मिलेगा क्या? क्या इसके ऊपर कोई बातचीत अभी हो रही है या इसका अभी कोई इरादा नहीं है शुगर एक्सपोर्ट का? अभी ये बहुत जल्दी है कहना कि शुगर के एक्सपोर्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अभी प्रोडक्शन अक्टूबर के महीने में हमको पूरा सटीक रूप से हम जान पाएंगे कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है चीनी की, क्योंकि पता लगेगा शुगर केन प्रोडक्शन कितनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि शुगर प्रोडक्शन कितनी हो रही है। अभी जो अनुमान आ रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ कुछ प्रोडक्शन कम होने की संभावना है। हम आशा करते हैं कि अन्य राज्यों यूपी में उसकी शॉर्टफॉल मेकअप हो पाए, लेकिन उसका पूरी जानकारी सही रूप से हम पा पाएंगे अक्टूबर के महीने में और फिर उसके बाद निर्णय लिया जाएगा नवंबर या दिसंबर के महीने में कि कितनी एक्सपोर्ट्स अगर हम कर पाएंगे कि नहीं।